गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आसिम साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये 1995 में कराची लांडी के एक गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल किया करते थे। इनकी जो शिफ्ट थी या इनकी जो टाइमिंग थी वो दोपहर के 12 बजे शुरू होती थी और शाम के 5 बजे इनकी छुट्टी हो जाया करती थी। ये बताते हैं कि इनका जो स्कूल था, ख़ास तौर पे इनकी जो क्लास थी, वहाँ पे जो खिड़कियाँ थी वो टूटी हुई थी। क्लास से बाहर निकल के सीधे हाथ पे 2-3 और क्लासें मौजूद थीं और इन 3 क्लासों में से जो एक क्लास थी वो शुरू से ही अल्लाह जाने किन वजूहात की बिना पे बंद की गई थी। अक्सर टीचर बताया करते थे कि इस क्लास के अंदर जो भी स्कूल का पुराना फर्नीचर है या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको रख के लॉक कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि इनके जो भी टीचर्स वगैरह थे, उन तमाम टीचर्स ने हर क्लास के अंदर एक मॉनिटर या प्रीफेक्ट रखा हुआ था और उसकी जिम्मेदारी थी कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाए तो वो यकीन दहानी करे कि क्लास के अंदर जितने भी लड़के मौजूद थे सारे के सारे वापस जा चुके हैं। यानी कि जो भी क्लास का मॉनिटर था, ये जो भी परफेक्ट था, वो स्कूल में या क्लास में सबसे आखिर में घर जाया करता था। तो वैसे ही एक शाम थी और शाम के तकरीबन 5:10 का टाइम था। आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो क्लास थी वो ना सिर्फ खाली हो चुकी थी बल्कि दीगर जितनी भी क्लासें थीं उनके तमाम स्टूडेंट अपने घरों को लौट चुके थे। अब आखिर में बताते हैं कि मैं था, मेरे अलावा 3 और मॉनिटर्स थे और हम लोगों ने सोचा कि कुछ देर यहाँ पे यानी जहाँ पे सहन मौजूद है वहाँ पे जो बेंच लगी हुई है वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। और ये बड़ी यूजुअल सी बात थी क्योंकि मगरिब होने में टाइम बाकी था, तो अक्सर ये अपने उन दोस्तों के हमरा वहाँ पे बैठ के बातें किया करते थे। अब शुरू में हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब मगरिब की आज़ान शुरू हो गई। और जैसे ही मगरिब की आज़ान शुरू हुई तो हम लोगों को ख्याल आया कि आज हमें वापस जाने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। खैर, जैसे ही मगरिब की अज़ान होने के बाद हम लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने वाले थे तो वो जो हमारी क्लास के यानी मेरी क्लास के बिल्कुल बराबर में क्लास लॉक हुआ करती थी, वहाँ पे से हमें कुछ शोर करने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जो अंदर फर्नीचर रखा हुआ है या तो उसको कोई खींच रहा है या फिर अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। ये जो आवाज़ें थीं बड़ी वाज़ेह आवाज़ें थीं और क्लियरली पता चल रहा था कि अंदर कोई ना कोई मौजूद है। अब मेरा ख्याल था क्योंकि हम लोग मॉनिटर हैं तो हमें अभी अंदर जाके देखना चाहिए कि आखिर कौन है जो इतनी रात में या मगरिब होने के बाद स्कूल के अंदर उस क्लास में मौजूद है। लेकिन मेरे अलावा जो 2-3 लड़के थे वो कह रहे थे कि इतनी रात में स्कूल के अंदर वापस जाना ठीक नहीं है। बहरहाल जब मैंने जिद की तो वो जो लड़के थे मेरी बात मानते हुए मेरे साथ साथ उस क्लास की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे हम लोग कॉरिडोर के रास्ते से उस क्लास की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि 3 या 4 औरतें आपस में या तो लड़ रही हैं या फिर जोर जोर से बातें कर रही हैं। बहरहाल जैसे ही हम उस क्लास के बिल्कुल बाहर पहुंचे तो हम लोगों ने पहले साइड में से यानी जहां पे खिड़की मौजूद थी उस खिड़की के सुराख में से अंदर की तरफ झांकने की कोशिश शुरू की। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंधेरा भी हो चुका था और उस सुराख में से जब हम अंदर झांक रहे थे तो ना ही हमें कुछ नजर आ रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। काफी देर तक हम लोग कोशिश करते रहे और जब हमें कुछ भी नजर नहीं आया तो हमने सोचा कि वापस चलते हैं और कल जब टीचर से मुलाकात होगी तो उनसे शेयर करेंगे कि रात में किस तरह की आवाज़ें आ रही थी। अब जैसे ही हम लोग स्कूल से बाहर निकलने के लिए कॉरिडोर की तरफ रवाना हुए तो वैसे ही ऐसा लगा कि जो लॉक क्लास है इस क्लास का दरवाज़ा एकदम से खुलना शुरू हुआ है और जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने लगी
तो हम जितने भी लड़के थे एकदम से ना सिर्फ रुके, और रुकने के बाद जब हम लोगों ने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वाकई में ना सिर्फ दरवाज़ा खुला हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था उस दरवाजे के अंदर की तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता करके चलना शुरू हुआ है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर की तरफ, यानी जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं उस तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अभी जबकि हम उस क्लास की तरफ देख ही रहे थे, देखते ही देखते उस क्लास के अंदर से एक औरत जिसने बज़ाहिर लाल कलर का लिबास पहन रखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ती चली आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था उस औरत का जो सर है वो बेतहाशा बड़ा है, जबकि उसका जो कद है वो बहुत ज़्यादा छोटा कद है। जैसे जैसे वो जो औरत थी मुकम्मल तौर पे कमरे से बाहर निकली और अब हमने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया, तो अजीब बात ये थी उसका जो चेहरा था वो इस कदर खौफनाक या भयानक चेहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे जगह जगह जख्म मौजूद हैं और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें हैं। कुछ अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें तंजिया निगाहों से या हमारा मजाक उड़ाने की नीयत से हमें देख के मुस्कुरा रही है। बहरहाल वो जो औरत थी जब हमारे बिल्कुल करीब आई तो उसने कुछ अजीब सी आवाज़ में, आप कह सकते हैं कि पतली सी आवाज़ में, या फिर जैसे कि नाक से बोलने पे आवाज़ आया करती है उस तरह की आवाज़ में हम लोगों को कुछ बोलना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि जो ज़बान या जो लैंग्वेज वो बोल रही थी वो कुछ अजीब सी ज़बान थी, और ऐसा लग रहा था वो ज़बान हम में से किसी को भी नहीं आया करती है। खैर इसी दौरानिए में जबकि हम लोग उस औरत की तरफ देख रहे थे तो पीछे से जो हमारे स्कूल का चौकीदार था, जो कि अक्सर वहाँ से गायब हुआ करता था, एकदम से कॉरिडोर के अंदर की तरफ दाखिल हुआ, और जैसे ही वो कॉरिडोर के रास्ते से हमारे पीछे की तरफ चलता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा तो वो मुसलसल आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहा था। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहा था वैसे वैसे वो जो औरत थी एकदम से देखते ही देखते न सिर्फ वापस उसी कमरे में चली गई थी, बल्कि जैसे ही वो औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई थी तो उस कमरे का दरवाज़ा देखते ही देखते खुद ब खुद बंद हो गया था। खैर ये जो चौकीदार था अव्वल तो ये हम पे गुस्सा करने लगा कि तुम लोग इतनी रात में मगरिब के बाद इस स्कूल के अंदर इस रूम के बाहर क्या कर रहे हो। तो हमने उससे कहा कि हमें थोड़ी देर पहले यहाँ से आवाज़ें आना शुरू हुई थी, तो हम यही सब चेक करना चाहते थे कि आखिर ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो भला कहाँ से आ रही हैं। खैर ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था उसने हमें डांटा, और डांटने के बाद कहा फौरन से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाओ। अगले दिन जब हम लोग स्कूल आए तो हम तीनों चारों जितने भी दोस्त थे, हम सब दोस्तों ने हमारे जो भी टीचर थे या जो भी प्रिंसिपल थे उनको जो रात वाला वाकया था सारा का सारा बयान किया। ये वाकया सुनने के बाद जो हमारे टीचर थे वो कहने लगे कि बेटा ये जो स्कूल है, ख़ास तौर पे ये जो रूम है जो कि हमारी क्लास के बराबर में मौजूद है, इस रूम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक चुड़ैल या पिछल पैरी रहा करती है, और अक्सर जब रात यानी मगरिब की नमाज के बाद का टाइम होता है तो इस रूम से न सिर्फ बातें करने की बल्कि शोर शराबे की आवाज़ें आया करती हैं। और शायद इसी वजह से गए वक्तों में इस रूम को न सिर्फ बंद कर दिया गया था बल्कि इस रूम के बाहर कुछ कीलें भी लगा दी गई थी ताकि जो भी मखलूक इस रूम के अंदर रहा करती है वो बाहर आने से परहेज करे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे ये जो कीलें थी या तो खुद ब खुद निकल गईं या फिर किसी बच्चे ने शरारत करके इन कीलों को निकाल दिया। और जब से ये कीलें दोबारा से निकली हैं तो जो भी मखलूकात या जो भी चुड़ैल इस कमरे के अंदर रहा करती है वो दोबारा से सब लोगों को नज़र आना शुरू हो चुकी है। खैर जब ये वाकया हुआ
और हम लोगों ने अपने टीचर्स के साथ ये वाक़या बयान किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी अगली जुमेरात को हमारे स्कूल के करीब एक बहुत बड़ी सी मस्जिद थी। उस मस्जिद के इमाम साहब को न सिर्फ स्कूल बुलाया गया, बल्कि स्कूल बुलाने के बाद कुरान खानी करवाई गई और फिर दोबारा से उस रूम के बाहर कीलें लगाई गईं। जब से उस रूम के बाहर या उस रूम के दरवाज़ों पे कीलों को दोबारा से लगाया गया, उसके बाद से कहा जाता है कि वो जो भी आवाज़ें थीं वो आना ख़त्म हो चुकी थीं। आज भी ये गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे मौजूद है और आज भी इस स्कूल की जो हालत है वो वैसी की वैसी ही है। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे उस रूम में वो चुड़ैल रहा करती है और अक्सर लोगों ने उस चुड़ैल को रात के औकात में, यानी कि ख़ास तौर पे जब मगरिब की अजान हो जाती है, उसके बाद इस पूरे स्कूल में न सिर्फ टहलते हुए देखा है, बल्कि अक्सर लोगों को वो डराने की कोशिश किया करती है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें कासिम ज़िया साहब ने लाहौर से शेयर की है। ये बताते हैं कि 2007-2008 में इनको कुछ वजूहात की बिना पे लाहौर से कराची शिफ्ट होना पड़ा। अब कराची में जो लोग रहा करते हैं उनको पता है कि गुलिस्तान जौहर में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स मौजूद हैं। खैर, कासिम भाई बताते हैं कि जब ये लाहौर से कराची आए तो इनके पास क्योंकि जो बजट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये चाहते थे कि किसी ऐसी बिल्डिंग में या किसी ऐसी जगह रिहाइश अख्तियार की जाए जहाँ पे कम से कम किराए में इनका गुजारा हो सके। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद इनको गुलिस्तान जौहर में, या आप कह सकते हैं कि गुलिस्तान जौहर के आखिर में एक फ्लैट मिला जो कि बिल्कुल आखिरी यानी 5वीं मंजिल पे मौजूद था। उसका जो किराया था वो ना होने के बराबर था, क्योंकि उसके एतराफ़ में या क़ुर्ब जवार में ना ही कोई अपार्टमेंट्स मौजूद थे, बल्कि चारों तरफ गंदगी और कचरा पड़ा हुआ था। और अक्सर जो साहिब शऊर लोग थे या जो साहिब हैसियत थे वो इन अपार्टमेंट्स में रहने से परहेज़ किया करते थे। कुछ अजीब सा गंदा सा एनवायरनमेंट था। इसके साथ साथ जो अंदर इक्का दुक्का लोग रहा करते थे वो भी गलत एक्टिविटीज़ में, नशा वगैरह करने में इन्वॉल्व थे। ये बताते हैं कि इनका जो फ्लैट था उस फ्लैट के बिल्कुल ऊपर छत मौजूद थी, और ये जो छत थी इसको आमतौर पे नशा करने के लिए या फिर इस तरह के गलत कामों के लिए लड़के इस्तेमाल किया करते थे। अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में यानी 2 बजे 3 बजे इनको ऐसा लगता कि जैसे छत पे कोई मौजूद है या फिर मुसलसल वॉक कर रहा है। अब इनका ख्याल था कि ये जो लड़के जो कि नशा करते हैं पूरी पूरी रात छत पे बैठे रहते होंगे और यही वहाँ पे शोर किया करते होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इनको अंदाज़ा हुआ कि जो नशा करने वाले हैं ये भी रात को 10 या 11 बजे के बाद छत पे बैठने से अवॉइड किया करते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह थी ये इनको नहीं मालूम था। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनका एक कज़न जो कि लाहौर में ही रहा करता था उसको भी इत्तेफाक से कराची आना पड़ा। अब जब इनका कज़न घर आया तो इन्होंने अपने कज़न को खाना वगैरह खिलाया, और खाना खाने के बाद जब रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ तो इत्तेफाक से इनका जो अपार्टमेंट था उसकी लाइट चली गई। अब जैसे ही इनके अपार्टमेंट की लाइट चली गई तो इन्होंने अपने कज़न को कहा कि थोड़ी देर के लिए छत पे चलते हैं। खैर, पहले तो इनका कज़न कहने लगा कि छत पे जाने से बेहतर है कि हम लोग बाहर चलते हैं, लेकिन बाहर का जो माहौल था वो ना सिर्फ ख़राब था बल्कि वहाँ पे कचरा और गंदगी पड़ी हुई थी, और अगर ये बाहर जाते तो वहाँ जाके इनको कोई ना कोई जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता। खैर, काफ़ी बहस के बाद इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो फ्लैट की छत है वहाँ पे चलते हैं, कुछ देर वहाँ पे बैठ जाते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ये बताते हैं कि मैं अपने कज़न के साथ जैसे ही छत के ऊपर गया तो वहाँ पे जो 1-2 लोग मौजूद थे जो कि पहले से शायद नशा वगैरह कर रहे थे, वो भी नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे।
जब उन लोगों ने हम दोनों को छत पे आते हुए देखा तो वो कहने लगे कि अगर आप मेरी बात माने तो अभी इस वक्त छत पे ना बैठें। ये जो रात का टाइम है ये बड़ा ख़तरनाक टाइम है और इतनी रात में इस छत पे बैठना ख़तरे से खाली नहीं है। अब ये जो बात कर रहे थे ये हमारी समझ नहीं आ रही थी और हमें लगा कि शायद हमें डराने की या बहाने से नीचे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। खैर हमने कहा कि आप लोग जाएं, हम लोग बस थोड़ी देर के लिए छत पे मौजूद हैं और कुछ देर के बाद हम लोग नीचे वापस आ जाएंगे। अब मैं अपने कज़न के साथ छत के ऊपर बैठ गया और हम लोगों ने सिगरेट जला के बातें करना शुरू की। और जब हम लोगों ने सिगरेट जलाई तो सिगरेट जलाने के बाद बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब आधा या पौन घंटा गुजर चुका था। इस दौरानिए में हम लोग जो बातें कर रहे थे वो सरासर हमारे शहर की थी, हमारे जो भी इश्यूज थे उनके बारे में थी। लेकिन देखते ही देखते जो मेरा कज़न था उसके एकदम से दिमाग में पता नहीं क्या आई कि उसने बैठे बैठे भूतों और चुड़ैलों की बातें शुरू कर दी। अब जैसे ही मेरे कज़न ने इस तरह की बातें शुरू की तो मैंने उसको कहा कि यहाँ पे इतनी रात में इस तरह की बातें ना करो, क्योंकि मुझे सीधी सी बातें डर लगा करता है। अगर ये बातें करनी भी हैं तो जब हम लोग नीचे चलेंगे तो फ्लैट में बैठ के ये बातें कर लेंगे। खैर जो मेरा कज़न था बजाय इसके वो इस बात को समझता, वो मुसलसल हंसने लगा और कहने लगा कि यार तुम बहुत ज़्यादा डरपोक आदमी हो। अब जैसे ही मेरे कज़न ने इस तरह की बातें की तो मुझे अजीब लगने लगा। खैर मैंने उससे कहा कि ये बातें छोड़ो और जो बात हम कर रहे थे वही बातें करते हैं। इसी दौरानिए में जब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे और मेरे कज़न को ऐसा लगने लगा जैसे हमें फ्लैट की छत से ही किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। ये जो रोने की आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और क्लियरली पता चल रहा था कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है या बहुत ज़्यादा करा रहा है। कभी ऐसा लगता कि किसी औरत की आवाज़ है, कभी ऐसा लगता कि कोई बच्चा रो रहा है। खैर काफ़ी देर के बाद हमें यकीन हो चला कि ये जो रोने की आवाज़ है ये यकीनन किसी लड़की या औरत के रोने की आवाज़ है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये जो आवाज़ आ रही थी ये फ्लैट की छत के ऊपर से आ रही थी और हमारे लाख मर्तबा देखने के बावजूद ना ही हमें वो औरत या लड़की मिल पा रही थी, ना ही ये पता चल रहा था कि जो रोने की आवाज़ है ये एग्जैक्टली किस कोने से आ रही है। इसी दौरानिए में जबकि हम इस आवाज़ का तयन कर रहे थे तो एकदम से मेरे कज़न को पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था जैसे छत के ऊपर जो पानी की टंकी मौजूद है उस टंकी की बिल्कुल बैक साइड से आना शुरू हुई है। और ये जो घुंघरुओं की आवाज़ थी ये आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी बल्कि अब लग रहा था कि वाकई में इस पानी की टंकी के बैक साइड पे कोई ना कोई है जो ज़रूर मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू किया ताकि हमें पता चल सके कि आखिर कौन है जो वहाँ पे मौजूद है, तो जैसे ही हमने उस तरफ चलना शुरू किया तो देखते ही देखते ये जो आवाज़ थी ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल जैसे ही हम उस टंकी के बिल्कुल बैक साइड पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अजीब बात ये थी कि जब हम उस टंकी के बैक साइड पे पहुँचे तो अब ऐसा लगा कि हमारे बिल्कुल बैक साइड पे यानी जहाँ पे अभी हम बैठे हुए थे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कोई औरत वहाँ पे खड़ी हुई है जिसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है। जैसे ही हम लोगों ने उस औरत की तरफ गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो या तो झलसा हुआ है या फिर जला हुआ चेहरा है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि ऐसा लग रहा था उसके पैरों पे भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म मौजूद हैं।
बहरहाल जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो मैंने भी और मेरे कज़न ने भी एकदम से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही हम लोगों ने आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो देखते ही देखते वो जो भी चुड़ैल थी वो ना सिर्फ पीछे हटती चली गई, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि जैसे वो इस फ्लैट की छत से नीचे कूदना चाहती हो। खैर अल्लाह का शुक्र है, जब वो पीछे हटी तो हम लोग जैसे तैसे करके सीढ़ियों से होते हुए अपने फ्लैट के अंदर वापस आ गए। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करता हूँ कि उस रात हमारे दिमाग ने, हमारे असाब ने हमारा साथ दिया, वरना हो सकता है वो रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात होती।